हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। बेटा हमने 12th क्लास की प्रिपरेशन करी थी। हेलो अल्केन्स हेलो अरीन की प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। जिन बच्चों ने बेटा पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लेना, फिर आप लोग 3rd पार्ट पे मूव करना, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और 3 लेक्चर्स में आपका पूरा हेलो अल्केन हेलो अरीन तैयार हो गया। आज हम बच्चों करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। बच्चों आज केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे हम लोग और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को फिनिश कर लेंगे। एक एक से केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा हेलो अल्केन की हम लोग। फिर हम लोग बारी बारी से हेलो अरीन की भी बातें करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो बच्चों, इसमें एग्जांपल देखो आप लोग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट है बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ एग्जांपल्स मैं लिखता हूं पहले। तो CH3 CH2 I हो गया। इसको बच्चों अगर मैं ट्रीट करता हूं AgOH के साथ तो ये ब्रेक होगा Ag पॉजिटिव OH नेगेटिव। हमें पता है बच्चों के OH जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इस I को रिप्लेस कर देगा और खुद अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन गया CH3 CH2 OH बन गया और बच्चों ये AgI बाहर साइड प्रोडक्ट हो गया। Ag पहले से वेट कर रहा था, I रिलीज हो गया, ये साइड प्रोडक्ट हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल देखो बेटा, अगर मैं ऐसा बोल दूं CH3 Cl था, यहाँ पे मैं KOH के साथ ट्रीट कर देता हूं, तो आप क्या करोगे बेटा, हीट कर दो उसको। K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये फटाफट इसको रिप्लेस कर देगा और बन गया आपका CH3OH और KCl। और एग्जांपल देखो बच्चों, CH3OH ये बेटा OH हो गया इस बार एल्कोहल। अच्छा अब बच्चों मैं KCN के साथ ट्रीट कर रहा हूं, तो K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव हो गया। ये Cn बच्चों इस OH को रिप्लेस कर देता है और इसने बना दिया यहाँ पे CH3 CH2 Cn। एक और बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, ये 3 स्टार एग्जांपल यहाँ पे बच्चों बोर्ड का क्वेश्चन बनेगा एक, और आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बच्चों CH3OH है यहाँ पे AgCN के साथ ट्रीट कर दूं, AgCN के साथ अगर मैं ट्रीट करता हूं तो ये क्या बनेगा Ag पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। Cn इसको रिप्लेस कर देगा बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3NC बन जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे बच्चों इस कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात है और पेपर में भी यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हमने KCN को ट्रीट किया तो कार्बन से बॉन्डिंग हुई और Cn बना, इसको हमने कहा बच्चों नाइट्राइल, इसको हमने कहा नाइट्राइल हो गया। और जब N से बॉन्डिंग हो गया तो इसको हमने कहा बच्चों आइसो नाइट्राइल, इसको हमने कहा बेटा आइसो नाइट्राइल। तो आपसे पेपर में पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप लोग बेटा याद रखना हमेशा कि जो KCN बॉन्ड होता है, KCN के अंदर जो बॉन्डिंग होती है ये बेटा आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें लिखता हूं या फिर नीचे लिख देता हूं। KCN के अंदर जो बॉन्डिंग होती है ये बच्चों आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। और यहाँ पे K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव जो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे बेटा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बना। क्या बना बच्चों, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बना। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बना बच्चों।
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो कि दोनों एलिमेंट्स जो है दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और नाइट्रोजन से। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दोनों बाइंड कर सकते हो या फिर दोनों बॉन्डिंग बना सकते हो। यहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग बना सकता है और कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है बॉन्डिंग बनाने के लिए। नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है। जब दोनों लोग बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा हमें पता है कि कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। एक बात हम क्लास 11th में पढ़ा था हमने कि कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग जो होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू कार्बन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर दिया बॉन्डिंग के अंदर और बॉन्डिंग बना ली कार्बन से कार्बन की बॉन्डिंग और बन गया नाइट्राइल। लेकिन बच्चों अगर मैं एजीसीएन की बात करता हूं, एजीसीएन के अंदर बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि केसीएन के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो आपने कहा सर आयोनिक बॉन्डिंग होती है। एजीसीएन के अंदर कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता बेटा, एजी पॉजिटिव तो हो गया, सीएन नेगेटिव हो गया। यहाँ पे सिर्फ बच्चों नाइट्रोजन ही बॉन्डिंग बना सकता है क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा इन्वॉल्व हो चुके हैं। या फिर बोल सकते हो कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो नाइट्रोजन सिर्फ अकेली बॉन्डिंग बना सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज था इसलिए सिर्फ नाइट्रोजन ने बॉन्डिंग बनाई, इसीलिए इसको हमने बोल दिया आइसोनाइट्राइल। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ केसीएन में नाइट्राइल बॉन्डिंग बनता है और एजीसीएन में आइसोनाइट्राइल बॉन्डिंग बनता है, क्यों? तो आप क्या कहोगे? केसीएन आयोनिक कंपाउंड होता है इसलिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बनते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके पास दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं। दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं। हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसलिए बच्चों यहाँ पे सीएन बॉन्डिंग होती है और नाइट्राइल बनता है। लेकिन एजीसीएन के केस में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन अपनी बॉन्डिंग्स बना सकता है, इसलिए यहाँ पे आइसो नाइट्राइल बनता है। इस बात को मैं लिख देता हूं बच्चों, इस बात को अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। तो बेटा इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख देता हूं कि केसीएन हैव, लिखोगे केसीएन हैव आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, so it gives ambident nucleophile, ambident nucleophiles, and we know that carbon carbon bonding, CC bonding is more stable than CN bonding, so it forms nitrile, but in case of AgCN, isonitrile is formed, because it is covalent in nature, so only CN bonding is possible, बच्चा CN बॉन्डिंग ही पॉसिबल होता है, इसीलिए यहाँ पे आइसोनाइट्राइल बनता है, मतलब यहाँ पे आइसोनाइट्राइल बनता है और केसीएन के अंदर नाइट्राइल बनता है। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया और खुद सब्स्टिट्यूट हो गया। तो क्या लिखोगे? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, strong nucleophile
न्यूक्लियोफाइल्स replaces weak nucleophiles, so it is called nucleophilic substitution reaction. nucleophilic substitution रहेगा। बेटा मैं कुछ ऑर्डर लगा देता हूं। सबसे स्ट्रॉन्ग Cn न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर OH होता है, और फिर हेलोजेंस होते हैं। X का मतलब हो गया बच्चों हेलोजेंस होते हैं। तो Cn सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, Cn सबसे पहले रिप्लेस कर सकता है, Cn OH को रिप्लेस कर सकता है, OH आपके हेलोजेंस को रिप्लेस कर सकता है। यही हमने लिखा हुआ बेटा यहाँ पे। ये हो गया आपकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो, मैं बताता हूं। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों समझना थोड़ा सा। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, या फिर बच्चों पहले हम मैकेनिज्म कर लेते हैं ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी के। तो समझो बेटा, अगर मैं बात करता हूं CH3Cl और मुझे KOH के साथ मैंने ट्रीट कर दिया रिएक्शन, तो बच्चों दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। मुझे अटैच तो OH को करना है, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। अगर मैं अटैच करता हूं बेटा, इसको मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, CH3OH तो बनेगा और KCl तो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये इसको बेटा रिप्लेस करेगा। लेकिन हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि पहले मैं क्लोरीन को हटा देता हूं और OH को बाद में जोड़ दूंगा। ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि पहले मैं OH को जोड़ दूं फिर क्लोरीन को हटा दूंगा। तो दोनों कंडीशंस हमारे पास पॉसिबल है बेटा, कि पहले आप OH को जोड़ दो, क्लोरीन को हटा देना बाद में, या फिर पहले क्लोरीन को हटा दो, OH को जोड़ देना। तो बेटा इन्हीं के अटैचमेंट के बेसिस पे हमने दो तरीके का मैकेनिज्म करना है। हमें एक करना है बेटा SN2 मैकेनिज्म, और एक करना है बेटा SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म करना है हमें। तो समझो बच्चों SN2 मैकेनिज्म क्या होता है और SN1 मैकेनिज्म क्या होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है बच्चों बोर्ड के लिए। SN2 मैकेनिज्म में क्या करते हैं बच्चों, पहले हम OH को अटैच कर लेते हैं, फिर हम क्लोरीन को हटा देंगे। तो समझो इसको मैंने बेटा बना दिया H और ये Cl हो गया। आपने बेटा OH से नेगेटिव से ट्रीट किया और इसको आपको अटैच करना है। तो आपने क्या करा कि इसको यहाँ पे लेके आए बेटा, यहाँ पे लेके आओगे तो क्लोरीन क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, क्योंकि क्लोरीन के पास भी नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे अटैच नहीं होगा OH फिर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे बेटा क्लोरीन और हाइड्रोजन का रिपल्सन होगा यहाँ पर भी आने में, तो यहाँ पर भी अटैच नहीं होगा। सेम कंडीशन बेटा यहाँ पर भी होगी, यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, तो OH क्या होता है, पीछे से जाके इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में अटैच हो जाएगा। तो अटैच हो गया तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। H थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला H भी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ हमने OH लगा दिया, यहाँ H हो गया और यहाँ पे Cl अटैच हो गया, यहाँ पे Cl अटैच हो गया। लेकिन बेटा हमें पता है कि 5 बॉन्डिंग तो कार्बन के पास पॉसिबल ही नहीं होता है, तो हमने लिख लिया अनस्टेबल और इसको बोल दिया बेटा इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट स्टेट, या फिर फॉर्म बोल सकते हो इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, ये थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटरमीडिएट स्टेट बोल सकते हो, इंटरमीडिएट फॉर्म बोल सकते हो। जैसे ही बेटा 5 बॉन्डिंग होगी ये अनस्टेबल हो गया, इसने क्या करा, Cl को रिप्लेस कर दिया फटाफट, और बन गया, और ये बन गया आपका Cl अटैच हो, मतलब Cl रिप्लेस हो गया, यहां पर आ गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, और ये हो गया OH। OH अटैच हो गया बच्चों। अगर मैं SN1 की बात बोलता हूं तो देखो आप लोग, ये हमारे पास पहले स्ट्रक्चर था बेटा, ये हमारे पास पहले से स्ट्रक्चर था। हम क्या करते हैं, इसको पहले ब्रेक कर देते हैं और Cl को रिमूव कर देते हैं। तो इसको ब्रेक किया बच्चों तो Cl रिमूव होगा, तो ये बन गया H, H, H और पॉजिटिव। इसको नाम दे दिया बेटा हमने, कार्बन पे पॉजिटिव साइन है तो हमने बोल दिया कार्बोकैटाइन बना, कार्बोकैटाइन बना। बच्चों फटाफट देखो ये क्या बन गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटाइन बन गया। अगर अब मैं बच्चों इसको ब्रेक करता हूं KOH के प्रेजेंस में, मतलब OH को अटैच करता हूं, तो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये होगा क्या, OH फटाफट यहां पर जाके अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा H, H, H और OH। ये भी बेटा प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट हमें यही बनाना है दोनों में, लेकिन देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे हमने पहले इसको तोड़ा फिर हमने OH को जोड़ दिया, और यहाँ पे हमने पहले OH को जोड़ा फिर Cl को हमने रिमूव कर दिया। जब बच्चों हम Cl को रिमूव कर रहे थे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी और रिएक्शन बहुत स्लो थी, तो हमने लिख दिया स्लो रिएक्शन। और यहाँ पे बेटा कार्बोकैटायन बन गया था, तो ये कैसा हो गया बेटा, ये कैसा हो गया, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन हो गया क्योंकि कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो हमने बोला कि बेटा ये वाली रिएक्शन फास्ट रिएक्शन हो गई। यहाँ पे इंटरमीडिएट बना था, यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन बन गया। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, दूसरा डिफरेंस जो हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूं कि ये वाली रिएक्शन जो SN2 है, इसका नाम हमने SN2 क्यों कहा उसकी बात अब हम करते हैं। तो ये वाली रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है ये दो चीजें हैं, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बेटा SN2 के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो OH पर डिपेंड कर रहा है और इस एक अल्काइल ग्रुप पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो R इज इक्वल टू K, और CH3Cl हो गया बेटा ये 1 मोल है तो हमने 1 लिख दिया, और OH भी बच्चों 1 मोल है तो हमने इसको 1 लिख दिया। अगर मैं इसकी बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं तो आप कहोगे सर 1 और 1 2 हो गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए हमने लिखा है 2। S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, तो देखो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि बेटा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 2 है। यहाँ पे हमने देखो बच्चों SN1 लिखा हुआ है, SN1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू K, और ये एक ही चीज पर डिपेंड करता है बेटा एल्काइल हैलाइड पर, इसकी पावर है 1, तो हमने कह दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो 1 है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 था यहाँ पे, तो हमने बोल दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे बच्चों 1 हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं बच्चों, तो मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि आपने कितने मोल्स प्रोडक्ट में लिए, तो 1 मोल बेटा इसका लिया हमने, 1 मोल इसका लिया, तो मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी 2 हो गई। यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करता हूं, मॉलिक्यूलरिटी की बात करता हूं तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई क्योंकि हमने एक ही मोल रिएक्टेंट को लिया। तीसरा डिफरेंस बच्चों बना सकते हो, यहाँ पे जो OH अटैच हुआ है वो बैक में अटैच हुआ है, और यहाँ पे जो OH अटैच हुआ है वो फ्रंट में अटैच हुआ है। तो थर्ड डिफरेंस लिख सकते हैं बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बेटा बैक में अटैक हुआ है, बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर अटैच हुआ है बेटा फ्रंट।
तो हम लिख सकते हैं फ्रंट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फ्रंट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फ्रंट पर अटैक हुआ बेटा न्यूक्लियोफाइल, यहां पर बैक में अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल। एक और डिफरेंस बेटा लिख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन राइट हैंड साइड है और यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब जहां क्लोरीन था उसके अपोजिट में OH अटैच हुआ है, और यहाँ बेटा देखो जहां क्लोरीन था वहीं पर OH अटैच हुआ है। जब अपोजिट में OH अटैच हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन हुआ बेटा। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, बैक अटैच हो गया है। यहाँ पे Cl बेटा देखो राइट में था, यहाँ पे लेफ्ट में OH हो गया, तो इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, अपोजिट जगह पर हो गया, अपोजिट हो गया। और यहाँ पे क्या बेटा, रिटेंशन, रिटेंशन टेक्स प्लेस, रिटेंशन टेक्स प्लेस। बेटा रिटेंशन का मतलब क्या हो गया कि जहां पे Cl था वहीं पर OH अटैच हुआ है। इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड में अटैच हो गया है OH। और रिटेंशन का मतलब क्या हो गया बेटा, सेम साइड में OH अटैच हो गया है। और हम डिफरेंस बना सकते हैं, यहाँ पे बेटा क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट स्टेट इज फॉर्म्ड, तो यहाँ लिख सकते हो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्टेट इज फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट स्टेट इज फॉर्म्ड बन रहा है बेटा। और यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, यहाँ क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन बन रहा है बेटा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है और यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है आपका। एक और बच्चों डिफरेंस लिख सकते हैं हम लोग, अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटा सिंपल रिएक्शन कौन है, तो आप कहोगे सर एक ही वाली सिंपल रिएक्शन है क्योंकि एक ही स्टेप में हो गई है, तो आप कहोगे इट इज अ सिंपल रिएक्शन, ये सिंपल रिएक्शन है बच्चों। और ये रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो बच्चों एक से ज्यादा स्टेप में फिनिश होती है, फिर एक से ज्यादा स्टेप में प्रोडक्ट मिलता हो, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्योंकि बेटा पहले हमने एक बार में स्लो रिएक्शन हुई, फिर एक बार में फास्ट रिएक्शन हुई। ये सिंपल रिएक्शन है क्योंकि एक ही स्टेप में खत्म हो गई है, कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गई। और ये कैसे हो गई, कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप, कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप, वन स्टेप। बेटा एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी तो आप क्या कहोगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। और एक ही स्टेप में अगर कंप्लीट होगी तो आप क्या कहोगे बेटा, सिंपल रिएक्शन हो गई। ये आपका फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ये सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, 4, 5, 6, 7, 7 डिफरेंस बच्चों हो गए। तो आप लोग SN1 और SN2 में डिफरेंस याद रखोगे। बेटा एक क्वेश्चन और बनेगा, अगर मैं एक और डिफरेंस बना दूं, स्टेबिलिटी का डिफरेंस बना देता हूं, तो बच्चों ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे बेटा कार्बोकैटायन बन रहा है और हमें पता होता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है मैं बना देता हूं, अगर मैं यहाँ पे CH3 और CH3 बनाता हूं तो बच्चों ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। इसके पास देखो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन है। 3 डिग्री के पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ये मैंने बेटा फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था बहुत ज्यादा, वहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन की बात करी थी। जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होता है ये। तो हम कह सकते हैं, अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी की बात की जाए तो बच्चों SN1 के अंदर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ पे बेटा हम कार्बन को या फिर बोल सकते हैं कि Cl को हमने रिप्लेस किया है पहले, उसके बाद अटैच किया है, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि 3 डिग्री के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स बहुत ज्यादा होते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे बात करी जाए अगर मैं, तो 3 डिग्री बनाता हूं, आप देखो CH3 और CH3 और बेटा Cl अटैच है। अगर मुझे OH को अटैच करना है तो यहाँ तो अटैच हो ही नहीं सकता था, रिपेल कर रहा था, लेकिन बेटा अब यहाँ पर भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये बल्की ग्रुप हो गए, ये बल्की ग्रुप हो गए, तो इनमें क्या हो जाता है बेटा, रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन होने लगता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेन, स्टेरिक हिंड्रेन होने लगता है। स्टेरिक हिंड्रेन का मतलब हो गया बच्चों कि न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है उस न्यूक्लियोफाइल को ये बल्की ग्रुप जो है, बल्की अल्काइल ग्रुप जो है बेटा,
बल्कि ग्रुप जो हैं ये रिपेल कर रहे हैं, और इसी रिपल्सन को बोलते हैं हम लोग स्टेरिक हिंड्रेन। तो इसकी स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी की बात की जाए तो बेटा ये 1 डिग्री हो गया, फिर ये 2 डिग्री हो गया, फिर ये 3 डिग्री हो गया। तो आप कहोगे कि SN2 के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है, और SN1 के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? तो यहाँ पे कार्बोकेटाइंस बन रहे हैं, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। 2 डिग्री की बात करोगे तो बेटा थोड़े से कम अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और 1 डिग्री की बात करोगे तो और कम अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसको बच्चों हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में किया था, तो आप लोग वहां पर देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर मैकेनिज्म को सीखना। आप बेटा 4 डिफरेंस आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन बनता है आपका स्टेबिलिटी पे, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर रखना कि क्या बोला जा रहा है आपसे। SN1 बोलेगा तो 3 डिग्री दिमाग में रखना, SN2 बोलेगा तो 2 डिग्री दिमाग में रखना। बच्चों अगली केमिकल प्रॉपर्टी लिखो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन देखो बच्चों कैसा बोला जाएगा आपको। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आप लोगों के लिए। और आप लोग रीजन भी लिख सकते हो। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स do not shows SN2 reaction। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स do not shows SN2 reaction। तो आप क्या कहोगे? 3 डिग्री हैव more alkyl groups, more बल्कि अल्काइल ग्रुप्स, बल्कि अल्काइल ग्रुप्स। 3 डिग्री हैव more बल्कि अल्काइल ग्रुप्स ड्यू टू विच ऐसा लिख सकते हो, या ग्रुप्स ड्यू टू विच इट हैव मोर स्टेरिक हिंड्रेन, मोर स्टेरिक हिंड्रेन, it have more steric hindrance, so it will repels, so it does not occurs, ऐसा लिख सकते हो। इसलिए ये बेटा नहीं होता है। एक क्वेश्चन देखो आप, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास CH3 और Cl, और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास CH3 और Cl। बेटा SN2 के हिसाब से बताना है आपको, SN2 के हिसाब से बताना है विच वन इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन आपका हो गया विच वन इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप क्या देखोगे बेटा, SN2 का स्टेबिलिटी का ऑर्डर था 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री देखो बेटा इनमें से कोई भी नहीं है, ये हो गया आपका 3 डिग्री और ये हो गया आपका 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है। तो आप कहोगे सर ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक अल्काइल ग्रुप कम है, इसलिए रिपल्सन कम होगा या फिर स्टेरिक हिंड्रेन कम होता है। ऐसे बच्चों क्वेश्चन छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, इन क्वेश्चंस को आप लोग दोनों नोट कर लो। फिर हम लोग बड़ा अगली केमिकल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ये होगी बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब लिखोगे आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की बात करोगे बेटा। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस आसान होती है आपकी, आप समझो थोड़ा सा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में समझो। और इसमें भी आप समझोगे डिहाइड्रो हेलोजेनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हेलोजेनेशन रिएक्शन आप लोग पढ़ोगे बेटा, डिहाइड्रो हेलोजेनेशन रिएक्शन। पहले मैं लिख देता हूं, फिर आप लोग बात करना। CH3 CH2 और ये हो गया आपका Cl।
इसको बेटा जब भी हम कभी अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं, अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो बेटा यहां से क्या होता है, इसका थोड़ा मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। H H और H, यहाँ पे बच्चों H और H हो गया, और ये हो गया आपका Cl। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, हेलोजन तो रिमूव होता ही होता है, और हेलोजन रिमूव होता है अल्फा कार्बन से। जहां पे हेलोजन या कोई भी ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा, और जो बगल वाला कार्बन होता है बेटा उसको बोलते हैं बीटा। तो हेलोजन रिमूव होता है अल्फा कार्बन से और हाइड्रोजन रिमूव होता है बीटा कार्बन से, और ये आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ये वाला बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट हो गया, और ये बन गया हमारा एल्कीन। ये बन गया हमारा एल्कीन। तो ये हो गया बेटा एल्कीन, और HCl हमारा बाहर रिलीज हो गया, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। क्योंकि बेटा डी का मतलब हो गया रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हो गया क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, जो भी हेलोजन होगा। तो रिमूवल ऑफ होना हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन देख लो आप लोग बेटा, अगर मैं बोलता हूं CH3CH2Br बोल देता हूं, तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करोगे आप लोग, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा, हम बोल देंगे CH3 और सिंपल कर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो आप लिखोगे क्या, तो आप लिखोगे इसको बेटा क्या बोलेंगे हम लोग, ये हो गया एल्काइल ग्रुप, आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, और ये हो गया हैलाइड आपका। तो आप कहोगे कि सर व्हेन एल्काइल हैलाइड्स, में लिख के दिखा देता हूं बेटा, आप लोग नोट कर लेना। व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद किसके साथ बच्चों, अल्कोहलिक KOH, आर ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH in the presence of heat। बेटा थोड़ा सा हीट करोगे, देन हेलोजन कहां से रिमूव हो रहा है बेटा, देन हेलोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन is removed from beta position, is removed from beta carbon, and alkene is formed, alkene is formed, बेटा एल्कीन बन जाएगा। और एक और बोल सकते हो बेटा, हाइड्रोजन यहाँ से हमारा कहां से रिलीज हो गया, बीटा से बोल गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कहां से रिमूव हुआ, आपका बीटा कार्बन से रिमूव हुआ है, तो इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग समझो। अगर क्वेश्चन बेटा ऐसा दे दिया जाए CH3CH2 और CH3 हेलोजन बच्चों यहां पर अटैच कर दिया जाए, तो आप क्या करोगे, तो हमारे पास बेटा दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये हो गया अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर दिया हमने, तो हमारे पास बेटा दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हाइड्रोजन यहां से रिलीज करेगा या फिर हाइड्रोजन यहां से रिलीज करेगा। अगर हाइड्रोजन यहां से रिलीज करा तो यहां एल्कीन बन जाएगा, और हाइड्रोजन यहां से रिलीज किया तो यहां एल्कीन बन जाएगा। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को लिख लेते हैं। ये बन गया बेटा CH3 CH2, और ये हो गया CH, और ये डबल बॉन्ड, और ये हो गया बेटा CH2। हमने यहां पे एल्कीन बना दिया, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करके। एक और प्रोडक्ट बन सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इस बार बेटा सेकंड वाले केस में हमने क्या करा,
यहां से हाइड्रोजन को ले लिया, क्योंकि जहां ग्रुप अटैच होता है अल्फा तो दोनों उसके बगल वाले होते हैं ना। यहाँ भी ये भी अल्फा है बेटा, ये भी अल्फा है। यहां से हमने हाइड्रोजन लिया तो ये वाला प्रोडक्ट बना, यहां से हमने हाइड्रोजन लिया तो ये वाला प्रोडक्ट बना। तो स्टेबल कौन है बच्चों? तो याद रखना आप लोग, ये वाला प्रोडक्ट 19% के आसपास बनता है, और ये वाला प्रोडक्ट आपका 80 और ऐसा बोल सकते हो 79% बन गया, 80% बन गया आपका। ये वाला प्रोडक्ट बेटा 79% बन गया। तो स्टेबल कौन सा हुआ? तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ। तो अच्छा, एक और प्रोडक्ट मैं बना सकता हूँ बेटा, इसको इतना लिखो आप, मैं इसको मिटाता हूँ ऊपर से, कुछ बातें और बताता हूँ अभी। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन अभी हम करेंगे, अभी हम डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो आप सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इसी को मान लेना, ये हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है। पहली हमने पढ़ ली थी न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड ये हो गई। अभी समझो बच्चों, अभी समझो थोड़ी सी बातें और। अगर एक क्वेश्चन बेटा और मैं ऐसा दे देता हूं आपको, ऐसा दे देता हूं, बेंजीन दे दिया, और बेंजीन के साथ बेंजीन नहीं बना रहे हैं हम लोग, ऐसा कर रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ बेटा CH3 अटैच है और यहाँ पे हमने Cl को अटैच कर दिया। अगर मैं एल्कोहलिक KOH को साथ ट्रीट करता हूं तो अल्फा देखो बच्चों, एक तो ये अल्फा है और एक ये अल्फा है, तो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी आपकी। एक तो ये वाला बनेगा, देखो बच्चों, एक तो ये वाली कि मैं यहां डबल बॉन्ड बना दूं और इसको ऐसे ही रहने दूं, क्योंकि H तो बेटा यहां पर भी है ना, और H यहां पर भी है, ये अल्फा है और यहां पर भी एक H अटैच है। तो मैंने यहाँ वाले H को यूज कर लिया और ये बना दिया, और HCl साइड प्रोडक्ट बाहर रिलीज हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है बेटा कि मैं इस वाले हाइड्रोजन को निकाल दूं, तो अगर मैंने इस वाले हाइड्रोजन को निकाल दिया, इस वाले हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो देखो बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और HCl बाहर रिलीज हो गया। तो आपसे बोला जाएगा कि कौन स्टेबल है। मेन चीज ये है बच्चों, आपसे बोला जाएगा कि कौन स्टेबल है आपका प्रोडक्ट, तो आप कहोगे सर ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो गया, ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो गया और मोर स्टेबल हो गया, और ये वाला प्रोडक्ट बेटा माइनर प्रोडक्ट हो गया और लेस स्टेबल हो गया। तो एक हमारे पास बच्चों साइंटिस्ट आए थे, सेटजेफ आए थे, सेटजेफ रूल क्या बोलता था बेटा? इन्होंने क्या कहा कि मोर अल्कलाइटेड अल्काइंस आर मोर स्टेबल। एक ही बात है इनकी, मोर अल्कलाइटेड alkenes are more alkylated alkenes are more stable। ऐसा कहा बच्चों इन्होंने क्या कहा कि जिसके पास जितनी ज्यादा सिमेट्री हो रही है, या फिर मोर अल्काइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल का मतलब हो गया कि अगर अल्काइल ग्रुप की तरफ को मुझे जाना पड़ रहा है, तो जहां पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, जहां पे ज्यादा ग्रुप अटैच होंगे वो वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे हमने अभी पिछला वाला एग्जांपल करा था बेटा, CH3 CH2 CH और Cl, और यहाँ पे हमने CH3 को अटैच कर दिया था, इसके दो प्रोडक्ट बने थे, एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया, तो एक प्रोडक्ट बेटा हमारा बना था ये वाला, एक प्रोडक्ट हमारा बना था ये वाला, और एक प्रोडक्ट बना था हमारा ये वाला प्रोडक्ट बना था बच्चों, एक प्रोडक्ट हमारा ये वाला बना था। तो ये वाला हमने मेजर प्रोडक्ट कहा था और मोर स्टेबल कहा था, मोर स्टेबल कहा था, और ये वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट था और लेस स्टेबल था बच्चों, लेस स्टेबल था। ऐसा क्यों हुआ बेटा? तो यहाँ पे देखो सिमेट्री बन रही है, डबल बॉन्ड से सिमेट्री नजर आ रही है आपको, इधर भी सेम ग्रुप है इधर भी सेम ग्रुप है, तो जब भी कभी सिमेट्री नजर आए आपको तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे देखो बच्चों अनसिमेट्री है, यहाँ पे क्या है बेटा? अनसिमेट्री होता है, तो ये वाला कम स्टेबल होता है। तो मोर अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, इट इज बिकॉज ऑफ सिमेट्री, इट इज बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। बेटा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट के हो जाने से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसी को बोलते हैं मोर अल्कलेटेड अल्काइंस आर मोर स्टेबल,
and it is also called Satyzef rule. Satyzef rule बेटा इंपॉर्टेंट होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग बस सिमेट्री को देखना कि कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है और कौन ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। जो सिमेट्रिकल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और जो अनसिमेट्रिकल होगा वो कम स्टेबल होता है। अगली बेटा थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी देखो आप लोग। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे बेटा तो रिएक्शन विद अल्कली मेटल, और ऐसा बोल सकते हो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बेटा कौन से होते हैं इसकी हम बात करेंगे। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन। तो हम लोग पहले लिख देते हैं बेटा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आप लोगों ने बेटा 11th में भी पढ़ी थी, क्या होता था तो समझो। तो हमने बेटा कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया, 2 मोल्स ले लिए, अल्काइल हैलाइड को ट्रीट कर दिया हमने सोडियम मेटल के प्रेजेंस में। सोडियम मेटल क्यों लिया तो बेटा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है इसलिए लिया, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है इसलिए हमने सोडियम मेटल को लिया। तो बेटा अल्काइल हैलाइड को 2 मोल अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। साथ में बच्चों यहाँ पे ड्राई ईथर भी लिखा है हमने, ड्राई ईथर के साथ और हीट के साथ। तो होता क्या बच्चों यहाँ ध्यान दो, CH3 CH2Cl था और इधर भी CH3 CH2Cl था, यहाँ पे Na हो गया और यहाँ पर भी Na हो गया। इन दोनों को बेटा रिमूव कर दो और हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 और CH3, ये बन गया बेटा एल्केन्स और 2 NaCl हो गया। तो 2 NaCl हमने रिमूव कर दिया, 2 NaCl हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे बेटा एल्केन्स तो बना लेकिन अल्काइल हैलाइड से बना, तो इसको हमने कहा वुड्स रिएक्शन। आपसे पूछता है बच्चों के ड्राई ईथर क्या होता है तो आप क्या कहोगे, इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। बेटा अगर मॉइस्चर रहेगा तो सोडियम जो होता है वो रिएक्टिव हो जाता है, तो इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर इन द रिएक्शन। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, जितनी भी चीजें ड्राई चीजें होती हैं सरफेस एरिया को बढ़ाती है। तो ड्राई ईथर ऑल्सो इंक्रीजेज सरफेस एरिया। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज्ड, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है बेटा। इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर इन द रिएक्शन, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। अगर रिएक्शन के अंदर मॉइस्चर हुआ तो इस बात को भी लिख देता हूं मैं, इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन, इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन देन सोडियम metal react with this moisture and different products are formed, या फिर मिक्सचर बन जाएगा बेटा, इसलिए हम उस चीज को नहीं लिखते हैं। आप लोग याद रखोगे इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर और बेटा सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो एक पॉइंट यहां लिख देता हूं बच्चों, अल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया हमने सोडियम मेटल के साथ, तो आप लोग लिखोगे व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद सोडियम मेटल in the presence of dry ether with heat, then alkanes are formed,
एल्केन्स बनते हैं बेटा। एक पॉइंट और लिख सकते हो, इस रिएक्शन से बच्चा हम कार्बन नंबर को डबल कर रहे हैं। यहाँ 2 कार्बन की चेन थी, यहाँ 4 कार्बन की चेन हो गई। तो इट इज यूज्ड टू इंक्रीज, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज कार्बन चेन। कार्बन चेन को बेटा इंक्रीज करने के लिए यूज किया हमने। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज कार्बन चेन। कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग वुड्स रिएक्शन को लेते हैं। एक और रिएक्शन है बच्चों हमारे पास, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाली रिएक्शन जो अब मैं करवा रहा हूं, उसको बोलते हैं RMGX, या फिर मैं लिख देता हूं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होता है बेटा, ये साइंटिफिक नेम रिएक्शन है, इसका रिएजेंट होता है RMGX। बेटा इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि बेटा यहाँ पे मेटालिक भी है, Mg और X भी है हेलोजेंस, और आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं। कैसे बनता है बच्चों वो समझो आप लोग। तो हमने क्या लिया, CH3Cl ले लिया और इसको ट्रीट कर दिया है, फिर ऐसा ले लेते हैं हम लोग CH3Cl Br में से कोई सा भी लिख सकते हो बच्चों। आपने Mg के साथ ट्रीट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जरा सा हमने ड्राई ईथर का यूज किया और थोड़ी सी रिएक्शन को हीट कर दिया, तो ये बच्चों क्या बन गया, CH3MgX बन गया। X का मतलब मैं हेलोजन लिख देता हूं यहाँ पे, Cl CH3MgCl। मैग्नीशियम बेटा डाइवैलेंट होता है, क्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए हमने बेटा यहाँ पे क्या करना पड़ा, हमें डाइवैलेंट हो गया, तो यहाँ पे बेटा डबल पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये RMGX की फॉर्म में लिखा जाता है, RMGX। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि R ऐसा क्यों नहीं लिखा बच्चों हमने, RClMg क्यों नहीं लिखा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये कैसा है, डाइवैलेंट है और ये मोनोवैलेंट है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हम RMGX की फॉर्म में लिखते हैं। R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया बच्चों, एल्काइल ग्रुप हो गया, Mg आपका मेटल हो गया, और X कोई भी आपका हेलोजन हो गया। इसी को बेटा हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन। ड्राई ईथर का बेटा सेम काम, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिमूव करता है बेटा, जो काम वहां था वही काम इसका यहाँ पर भी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस लिए यूज किया जाता है बच्चों, तो इसको भी हम कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इंक्रीज कार्बन चेन। बेटा इसको भी हम लोग कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे बच्चों हम ऑड नंबर के कार्बन को भी इंक्रीज कर सकते हैं और इवन नंबर के कार्बन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज्ड कार्बन चेन इट मे बी ऑड और इवन नंबर, ऑड और इवन नंबर, बेटा ऑड नंबर भी हो सकता है और इवन नंबर भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन को इंक्रीज करने के लिए होता है, इसी को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटा मेटेलिक पार्ट भी आ गया, हेलोजेंस भी आ गया और एल्काइल पार्ट भी आ गया, मतलब कार्बन पार्ट भी आ गया। वुर्ज रिएक्शन भी इंक्रीज करते हैं कार्बन चेन को, लेकिन यहाँ पे बेटा डबल कार्बन करते हैं हम लोग, डबल कार्बन चेन। कार्बन चेन को बेटा डबल करना हो तो आप लोग वुड्स रिएक्शन को यूज करोगे। अगर हमें एक कार्बन या 2-3 कार्बन बढ़ाने तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे बेटा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये आपकी बच्चे हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। अब हम लोग करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। आप लोग बच्चों फटाफट इतना नोट करो, उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं। फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी से बेटा, यहां तक जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम फिर बात करते हैं। अब आप लिखोगे बच्चों, अब हमने बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन कर लिए, अब हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। तो आप लोग बेटा देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। केमिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो गई बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बेटा। और बेटा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये हो गया बच्चों आपका हेलोअरीन, ये हो गया आपका हेलोअरीन। अगर मैं बेटा यहाँ पे KOH को ट्रीट करता हूं तो K पॉजिटिव और OH माइनस नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर OH अटैच नहीं होता बेटा, OH अटैच नहीं होता तो नो रिएक्शन होती है, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होता बच्चों, उसका रीजन ये होता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा बेटा, साथ में इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग हो रही है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि रेजोनेंस होता है। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन शो नहीं करता, तो मैं लिख देता हूं इट डज नॉट shows nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction because of following reasons, because of following reasons, because of following reasons, because of following reasons, because of बेटा following reasons। 3 रीजन है बेटा। पहला रीजन हो गया आपका रेजोनेंस, फर्स्ट रीजन हो गया बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि ये क्लोरीन जो होता है ये रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने लगता है, इसलिए जो अपकमिंग या फिर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको रिप्लेस नहीं कर पाता। तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों। और तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ जाएंगे और ये वाला फिर ऐसा बोल सकते हो आप लोग कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ मूव करेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की होने की वजह से हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। तो हेलोअरीन्स को बेटा हम एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। हेलोअरीन्स का मतलब क्या हो गया, एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं हेलोअरीन्स एंड एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड्स does not shows nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction because of resonance stabilization, because of resonance stabilization। बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि बेटा हैलोजेंस के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व करने लगते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हैलोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। बेटा रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होने लगे, इसलिए हम लोग ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। बेटा रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होने लगे। सेकंड रीजन क्या होता है बच्चों, अगर मैं बात करता हूं हेलोअरीन की, तो ये वाला रीजन बेटा मैं पहले भी बता चुका हूं एक बार। हेलोअरीन की बात करता हूं और अगर मैं हेलोअल्केन की बात करता हूं तो इस वाले कार्बन पे बेटा देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो गया। लेकिन इस वाले की मैं बात करता हूं तो देखो बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बेटा sp3 हो गया। यहाँ पे 3 लोग हैं और मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है बेटा 100, तो 100 को 3 से डिवाइड किया तो 33.33% हुआ। यहाँ पे बच्चों कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं, तो 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25% हो गया।
तो बेटा एस का तो एक ही मेंबर है ना, यहाँ पे 33.33% एस करेक्टर है, एस परसेंटेज है यहाँ पे, तो मैं लिख दूं 33 एस परसेंटेज है, और यहाँ पे बेटा 25% एस परसेंटेज है, एस परसेंटेज। तो एक बात मैं बता देता हूं, जितना ज्यादा बेटा एस परसेंट होगा, एस परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा एस परसेंट होगा बेटा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हेलोएरीन्स के पास 33% एस परसेंटेज हो गया, एस करेक्टर हो गया, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं इसलिए ये क्लोरीन इस रिंग की और पास आ जाता है और स्टेबल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे बेटा 25% एस करेक्टर है, सिर्फ 25% एस करेक्टर के होने की वजह से ये वाले थोड़े से रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे कोई कोई क्लोरीन किसी को नहीं खींच रहा, ना ही कार्बन क्लोरीन को खींच रहा है, क्लोरीन खींचेगा, इसलिए यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे बेटा ये जल्दी से रिमूव हो जाता है, ये नहीं करता। तो सेकंड रीजन हो गया आपका एस करेक्टर, जितना ज्यादा एस परसेंटेज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो बेटा ये क्लोरीन आसानी से रिमूव नहीं होता। ये आपका रीजन नंबर सेकंड हो गया। रीजन नंबर 3 क्या बोलोगे, इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन। बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैंने यहां से रिमूव कर भी दिया क्लोरीन को तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और फिनाइल कार्बोकैटाइन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और यहीं पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। हमें पता है बेटा रेजोनेंस की कंडीशन ये नहीं होती है, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड के साथ ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैंने इस क्लोरीन को रिमूव कर दिया तो, इस क्लोरीन को रिमूव कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, या फिर बोल सकते हो अनस्टेबल होता है। 3 रीजन हो गए बेटा। फोर्थ रीजन क्या बोल सकते हो बेटा, बेंजीन रिंग के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स है। देखो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो जैसे ही आप किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियोफाइल के पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस से फीलिंग रखने वाला। तो न्यूक्लियस बेटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बेंजीन रिंग के पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेना चाहेगा, तो हम क्या बोलते हैं, रिपल्सन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बाय हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। तो सेकंड थर्ड रीजन लिख सकते हो। फोर्थ रीजन बेटा हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी इनसाइड बेंजीन रिंग, इनसाइड बेंजीन रिंग। सो इसीलिए बेटा अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल किया जाता है। सो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इज रिपेल्ड, इज रिपेल्ड बाय बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बेटा इसीलिए अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल किया जाता है बेंजीन रिंग के साथ। तो बच्चों 4 रीजन हो गए जिसकी वजह से हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता। पहला रेजोनेंस हो गया, दूसरा एस करेक्टर हो गया, तीसरा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटाइन हो गया, और फोर्थ हो गया हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी इनसाइड बेंजीन रिंग। इसीलिए बच्चों अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है। ये बेटा हुई आपकी पहली कंडीशन। अब मैं बता देता हूं उसको। लेकिन अगर बच्चों हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना ही करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस बना लेंगे। कुछ कंडीशंस क्या बना लेंगे वो भी समझ लो बेटा। अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी ही करनी है तो हम क्या करेंगे बेटा, मैं लिख देता हूं इन ड्रास्टिक कंडीशन, इन ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन में क्या करोगे बेटा, हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे इसको ट्रीट कर दो।
हाई टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे हेलोरिन को ट्रीट कर दो। तो मैं लिख देता हूं बच्चों, इन ड्रास्टिक कंडीशन में क्या हो गया, हाई टेम्परेचर ले लो बच्चों, हाई प्रेशर ले लो, हाई प्रेशर ले लो, हाई टेम्परेचर बेटा कितना 623 केल्विन के आसपास ले लो, और 300 एटीएम प्रेशर ले लो, 200 से 300 के आसपास होता है, तो मैं 200 टू 300 लिख देता हूं। 300 एटीएम प्रेशर हो गया, इसके बीच में 200 भी लिखा होता है कहीं के बच्चों, 300 भी लिखा होता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, बेटा NaOH के साथ ट्रीट करो। जैसे ही आप इसको बेटा हीट करोगे तो ये होगा क्या, वो आप समझो। तो ये ब्रेक होगा बेटा NaO माइनस और H पॉजिटिव। क्लोरीन यहां वेट कर रहा था तो HCl तो बाहर रिलीज हो गया, ये पूरा यहां पर अटैच हो गया, और ये बन गया हमारा, ये हमारा बच्चों बन गया ONA। दिस इज कॉल्ड सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड बन गया, और हमारा HCl बाहर रिलीज हो गया साइड प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ये भी तो अभी प्रोडक्ट नहीं बना है कंप्लीट, तो हम क्या करते हैं, इसी के अंदर रिएक्शन कर दोगे डाइल्यूट HCl के साथ, तो ब्रेक होगा बेटा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये H फटाफट यहां पहुंच जाएगा क्योंकि Na पॉजिटिव था और O नेगेटिव था, और बच्चों ये बन जाएगा आपका फिनॉल, ये बन जाएगा आपका फिनॉल। और हेलोएरिन पे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, और बच्चों NaCl आपका बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे जब आप ट्रीट करोगे तो ये पॉसिबल हो जाता है। एक और केस हो सकता है बच्चों, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेट विड्रॉइंग ग्रुप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, रिंग की डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। जैसे मैं बता देता हूं बेटा, अगर मैंने यहाँ पे बेटा Cl है और यहाँ पे अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कैसे पता आपको बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव साइन होगा, तो ये बेटा रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आएंगे, रिंग से बॉन्ड्स बाहर की तरफ आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। जब भी बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में करोगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी या फिर बोल सकते हो बच्चों रिएक्टिविटी इसकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर तो यूज किया, हाई टेम्परेचर यूज किया, लेकिन ये 473 के आसपास होता है, हम लोग 473 केल्विन के आसपास करते हैं, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया और प्रेशर भी कम हो गया। जैसे ही आप इसको हाई प्रेशर, तो यहां लिख देता हूं मैं हाई प्रेशर, हाई प्रेशर आपने बेटा NaOH के साथ ट्रीट किया, तो ये जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही बनाएंगे। ये हो गया आपका ONA, ONA हो गया, सोडियम फेनोक्साइड हो गया, और बेटा फिर से इसमें डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करोगे आप, तो HCl के साथ ट्रीट करोगे H प्लस, और बेटा यहाँ पे Cl माइनस होगा, H पॉजिटिव और Cl माइनस, तो आपका फिर से कंडीशन हो जाएगी, ये आपका OH हो गया और ये आपका NO2 हो गया, और NaCl आपका साइड प्रोडक्ट हो गया। बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, या तो बेटा पैरा पर अटैच होंगे या फिर ऑर्थो पर अटैच होंगे। तो जब ऑर्थो पैरा पर अटैच हुआ था तब हमें थोड़ा टेम्परेचर कम करना पड़ा। अगर बच्चों मैं ऑर्थो पर भी अटैच कर दूं और पैरा पर भी अटैच कर दूं, तो देखो बच्चों, ये हो गया आपका Cl, ये हो गया NO2 और ये हो गया NO2, तो बेटा और कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और आपका हो जाएगा 378 के आसपास, और 343 भी हो सकता है। तो हाई टेम्परेचर तो लिख रहा हूं, लेकिन बेटा टेम्परेचर कम हो गया, 348 के आसपास या 340 के आसपास केल्विन हो गया, और प्रेशर भी थोड़ा डिक्रीज हो गया। NaOH के प्रेजेंस में और H के प्रेजेंस में करोगे आप लोग, तो कंडीशन तो वैसी ही बनने वाली है बेटा, कंडीशन तो आपकी यही हो गई, ONA NO2 और NO2। यहाँ पे बेटा फिर से आप डाइल्यूट के साथ ट्रीट करोगे,
और H पॉजिटिव और Cl माइनस, तो फिर से आपका प्रोडक्ट वही बन जाएगा। तो ये बच्चों बन गया आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट बन गया NO2 और NO2। अगर बच्चों हमने तीनों जगह रिएक्शन को इसी को इन्वॉल्व कर दिया, एक और रिएक्शन लिख सकते हो आप, एक और NO2 यहाँ अटैच कर दोगे तो एक और रिएक्शन देख लो बच्चों। यहाँ पे मैं एक ही बार में रिएक्शन कर देता हूँ, NO2 अटैच है, NO2 अटैच है और NO2 अटैच है। यहाँ पे तो बेटा बहुत कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो यहाँ पे सिर्फ आप गर्म पानी कर दो, वार्म वाटर कर दो और थोड़ा सा हीट कर दोगे तो भी बच्चों रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। और HCl के साथ आपको सेकंड नंबर पर ट्रीट करना पड़ेगा डाइल्यूट HCl, जैसे हमने हर जगह करा बेटा। फर्स्ट पर ट्रीट NaOH के साथ, सेकंड पर ट्रीट HCl के साथ, तो यहाँ पर भी फर्स्ट पर ट्रीट वार्म वाटर के साथ और सेकंड पर ट्रीट डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर दोगे तो ये बच्चों बन जाएगा आपका Cl और OH कर देता हूं मैं OH, और ये NO2 हो गया, ये भी NO2 हो गया बेटा, और ये भी NO2 हो गया। तो ये बेटा ड्रास्टिक कंडीशन में हो जाएगी, आपका टेम्परेचर कम होता रहेगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं बेटा, रिंग की डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग डिक्रीज, बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की डिक्रीज कर देते हैं, इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। आगे लिखो बच्चों, फटाफट नोट करो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन हो गया हमारा। अब हम बच्चों करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, हमारी बात पूरी हो चुकी है। अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। समझो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस लिख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी लिख सकते हो। इसमें बेटा हमें क्या करना होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, तो 4-5 प्रॉपर्टीज हैं बच्चों वाली है बेटा। सबसे पहले लिखोगे हेलोजेनेशन, हेलोजेनेशन में आप लोग क्या करोगे, तो ये बच्चों हो गया आपका, ये बच्चों हो गया आपका हेलोरीन, इसमें आपको हेलोजन को ट्रीट करना होगा। Cl2 भी लिख सकते हो आप, Br2 भी लिख सकते हो, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस, एनहाइड्रस FeBr3 भी कर सकते हो बच्चों। एनहाइड्रस AlCl3 का आप लोग यूज ज्यादा करना। तो बेटा ये हो गया Cl और ये हो गया Cl, या तो बच्चों ऑर्थो पर अटैच होगा या फिर पैरा पर अटैच होगा, तो हम दोनों प्रोडक्ट को बना देते हैं, दोनों प्रोडक्ट को बना दिया बेटा। तो ये हो गया क्लोरीन और क्लोरीन, और एक और प्रोडक्ट बना दिया हमने, ये हो गया आपका क्लोरीन और क्लोरीन। बेटा जहां पे मिनिमम रिपल्सन होगा वो मैक्सिमम स्टेबल होगा, तो ये हो गया बेटा आपका माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे बेटा रिपल्सन हो जाएगा इन क्लोरीन के बीच में। और ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्यों हो गया, क्योंकि बेटा मिनिमम रिपल्सन है, मिनिमम रिपल्सन है, यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन है, इसलिए बेटा मेजर प्रोडक्ट हो गया और मोर स्टेबल हो गया। ये बच्चों कैसा हो गया, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, 1 पर भी है 2 पर भी है, और ये 1 2 3 और 4, तो आप कहोगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और ये बेटा कैसा हो गया, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये हो गया बच्चों आपका हेलोजेनेशन, ये हो गया बच्चों आपका हेलोजेनेशन। तो आप क्या कहोगे, व्हेन हेलोरीन इज ट्रीटेड विद हेलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन क्लोरीनेशन या फिर क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड। सेकंड देखो बच्चों आपका हो गया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करते हो बेटा, तो नाइट्रेशन में आपने लिखा हेलोरीन तो था ही था, आपने क्या करा बच्चों, HNO2 के साथ HNO3 के साथ ट्रीट कर दिया, नाइट्रिक एसिड है,
नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ट्रीट किया बच्चों। जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा हीट किया तो ये ब्रेक कैसे हुआ बच्चों, H ऐसा बोल सकते हो NO2 और HOH नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव हो गया बेटा और OH नेगेटिव हो गया। हमें क्या करना था बेटा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव वाले को अटैच करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से फीलिंग रखना। तो बेटा या तो ऑर्थो पर अटैच होगा या पैरा पर अटैच होगा। जहां पर अटैच होगा वहां पे हाइड्रोजन है और OH यहाँ पर वेट कर रहा है, तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और OH बन जाएगा OH के साथ। तो या तो बेटा यहाँ अटैच होगा, यहाँ पर अटैच होगा। तो यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट बन सकता है बच्चों। एक प्रोडक्ट बन गया आपका ये, और H2O तो रिलीज हो ही रहे, तो H2O रिलीज हो गया क्योंकि OH ही है बेटा, H यहाँ से रिलीज होगा। और एक प्रोडक्ट बन गया आपका पैरा, तो एक प्रोडक्ट बेटा बन गया आपका पैरा पर, ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये बन गया आपका माइनर प्रोडक्ट। ये बेटा माइनर प्रोडक्ट हो गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो आप इसको भी थोड़ा सा याद रखोगे बेटा, यहाँ पे भी H2O रिलीज हो रहा है, यहाँ पर भी H2O रिलीज हो रहा है। थर्ड होता है बेटा आपका सल्फोनेशन। आप लोग बेटा लिख तो लोगे ना, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन हेलोएरीन is treated with nitric acid in the presence of किसके प्रेजेंस है बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4, then nitration occurs बेटा, नाइट्रेशन अकर्स हो गया बेटा। सिंपल जो हम देख रहे हैं उसी को हमें लिखना होगा। थर्ड हो गया आपका सल्फोनेशन हो गया बच्चों। सल्फोनेशन में हम लोग क्या करेंगे कि बेटा हेलोएरीन को हम लोग ट्रीट कर देंगे H2SO4 के साथ, और जैसे ही आप इसको हीट करोगे ये ब्रेक होगा HSO3 और OH नेगेटिव, HSO3 और OH नेगेटिव बेटा, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो इसको बेटा फटाफट यहां से अटैच कर दो, और जहां पर अटैच होगा वहां से OH रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गया आपको क्लोरीन, और ये हो गया SO3H, क्योंकि सल्फर से बॉन्डिंग बननी है बेटा। और एक और प्रोडक्ट बन गया आपका क्लोरीन SO3H, और साइड प्रोडक्ट में बेटा H2O रिलीज हो गया, H2O यहाँ पर भी रिलीज हो गया और H2O यहाँ पर भी रिलीज हो गया। इसका नाम क्या हो गया बेटो, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन, ये बेटा सल्फोनिक एसिड हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोल सकते हो, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। तो इसका नाम आप खुद लिख लेना, सल्फोनिक क्लोराइड बोल सकते हो। बेंजीन ये सल्फोनिक हो गया बेटा, सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक हो गया बेटा। तो ये हो गया आपका सल्फोनेशन। अगला लिखो बच्चों, हेलोजनेशन लिख लिया होगा, अगले लिखो बेटा। मैं मिटा देता हूँ, नाइट्रेशन को भी मिटा देता हूँ, हेलोजनेशन को भी मिटा दिया। अब हम लोग लिखेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लिखना बच्चों आज हमें। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या करोगे बेटा, समझो। ये हो गया आपका हेलोएरीन, हमने ट्रीट कर दिया बेटा एल्काइल हैलाइड के साथ। ये क्या हो गया बच्चों, एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कर दिया। तो हेलोएरीन को बच्चों जब हम एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बेटा कैसे ब्रेक हुआ, CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसको यहां अटैच करो बच्चों, या फिर यहां अटैच करो, जहां पर अटैच करोगे वहां से H रिलीज हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका Cl और CH3, ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया।
और एक और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, एक और प्रोडक्ट बन गया बेटा आपका CH और CH3। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। आपको पता है मेजर प्रोडक्ट क्यों हुआ? क्योंकि मिनिमम रिपल्सन है। यहाँ पे क्या है बेटा? मिनिमम रिपल्सन है, मिनिमम रिपल्सन है। और यहाँ पे क्या बच्चों? मैक्सिमम रिपल्सन होता है, मैक्सिमम रिपल्सन होता है। ये आपका हो गया बेटा फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में एसिड क्लोराइड को ले नहीं लेते हम लोग, एल्काइल हैलाइड को लेते हैं। अगली बेटा केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो अगली हो जाएगी आपका फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अगली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई बेटा फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन बच्चों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एसिड क्लोराइड को लेते हैं। तो आप क्या कहोगे सर? हेलो एरीन को, ये हो गया आपका हेलो एरीन। हेलो एरीन को जब हम एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं बेटा, ये होता है एसिड, इसको हटा के हमने Cl को लगा दिया तो ये हो गया एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड हो गया बच्चों। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस वाले पोर्शन को यहां अटैच कर सकते हो और इस वाले पोर्शन को यहां अटैच कर सकते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 आपके बेटा दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक प्रोडक्ट बन गया आपका, ये बन गया बेटा प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट हो गया आपका ये। और एक और प्रोडक्ट बन गया आपका, ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ये हो गया बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट हो गया बच्चों। और ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। तो आप लिखोगे क्या? तो एक लाइन में लिख देता हूं, व्हेन हेलो एरीन, बेटा ये पूरा जो लिखा हुआ वही लिखना है आपको। व्हेन हेलो एरीन इज ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड, जो लिखा हुआ बच्चों वही लिखना है, एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में बेटा? एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन अकर्स, एसाइलेशन अकर्स, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन अकर्स। बेटा ये हो गया एसाइलेशन। एल्काइलेशन में आप लोग सब कुछ सेम लिखोगे, बस एसिड हैलाइड लिख दोगे। एल्काइलेशन में बेटा आपको सब कुछ सेम लिखोगे, बस एसिड हैलाइड। यहाँ एल्काइल हैलाइड कर दोगे बेटा, यहाँ पे एसिड क्लोराइड कर सकते हो, फिर एसिड हैलाइड भी कर सकते हो। अगर और कोई सा ग्रुप आता है तो आप क्या लिख दोगे? एसिड हैलाइड लिख सकते हो। ये बेटा हो गई आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, फटाफट नोट करो इसको। और थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, लिख लो एक बार आप लोग। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी, उसको भी लिखते हैं अब हम। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी को भी देखो बच्चों। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी में हो गई आपकी रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। बेटा रिएक्शन विद मेटल्स में आप पहले पढ़ोगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हो। क्या था मैं एक बार फटाफट कर देता हूं। CH3CH2Cl था, 2 मोल Na के साथ ट्रीट किया बेटा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बन गया CH3CH2CH2 और CH3 प्लस 2 NaCl। बेटा ये सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड के लिए था, एल्काइल हैलाइड के लिए था। अगला होता है बेटा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सेकंड होता है आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में बच्चों क्या करते हो आप लोग? एक आप लोग एरोमेटिक लोगे बच्चों और एक लोगे आप लोग एलिफेटिक। तो ये देखो बच्चों, ये हो गया हमारा एरोमेटिक, ये हो गया हेलो एरी एरीन, हेलो एरीन हो गया बच्चों।
और एक हो गया हमारा हेलो एल्केन, ये हो गया बेटा हेलो एल्केन। इसको हमने 2 मोल Na के साथ ट्रीट किया और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट किया। तो बेटा देखो क्या होगा, ये NaCl और NaCl रिमूव हो जाएंगे, ये सब प्रोडक्ट बेटा बाहर रिलीज हो जाएगा और ये जाके अटैच हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया, CH3 बेटा टॉलिन बन गया, 2 मोल्स क्या बन गए, टॉलिन बन गया और आपका 2 NaCl बाहर रिलीज हो गया। तो ये बेटा वुर्ज फिटिंग रिएक्शन जो होता है, एक वो हेलोअरीन के लिए है और एक हेलो एल्केन के लिए है। इस बात को आप लोग याद रखोगे। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन में हेलोअरीन एंड हेलो एल्केन को लिया जाता है, ड्राई ईथर आपको लेना है, वही सेम काम टू रिमूव मॉइस्चर, मॉइस्चर को बेटा रिमूव करता है, रिमूव मॉइस्चर को रिमूव करता है। वुर्ज रिएक्शन सिर्फ हेलो एल्केन के लिए वैलिड होता है, हेलो एल्केन के लिए वैलिड है, और ये आपका हेलो एल्केन हेलोअरीन दोनों के लिए वैलिड हो गया। एक लास्ट की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई आपकी फिटिंग रिएक्शन। बच्चों अब बची हुई हमारे पास फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ हेलोअरीन लेते हैं हम लोग, ओनली हेलोअरीन, ओनली हेलोअरीन्स अकर्स। यहाँ पे बेटा ओनली हेलोअरीन्स होते हैं, ओनली हेलोअरीन्स, ओनली हेलोअरीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। 2 मोल बच्चों हमने हेलोअरीन ले लिया, 2 मोल हेलोअरीन ले लिया और Na के साथ जब हमने ट्रीट किया तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ड्राई ईथर तो हमारे साथ है ही है, ड्राई ईथर साथ है तो हमने क्या बना लिया बेटा, दो फिनाइल बना दिया, एक बेंजीन ये हो गया, एक बेंजीन ये हो गया, एक बेंजीन ये हो गया बेटा और एक बेंजीन ये हो गया हमारे पास, और 2 NaCl ये बाहर रिमूव हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2 NaCl। तो बेटा यहाँ पे क्या, ये Cl था आपका, तो ये बन गया डाईफिनाइल, डाईफिनाइल। बच्चों ये कन्वर्जन में भी यूज होता है, आपसे बोल देगा क्लोरोबेंजीन था, डाईफिनाइल बना दो, तो आप डायरेक्ट फिटिंग रिएक्शन को याद रखोगे, फिटिंग रिएक्शन से डाईफिनाइल बनता है। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन में एक हेलोअल्केन लेते हैं हम लोग, एक हेलोअरीन लेते हैं, और वुर्ज रिएक्शन में दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड लेते हैं। बच्चों ये आपका चैप्टर केमिकल प्रॉपर्टीज भी फिनिश हो गई, हेलोअल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई, हेलोअरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई, और बेटा इसी केमिकल प्रॉपर्टी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। जो बेटा डिलीटेड पोर्शन है उसको हमने इसमें कवर नहीं किया क्योंकि वो हमें जरूरत नहीं है। और एक बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला आपका टॉपिक छूटा हुआ है, वो जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कराऊंगा तब मैं वहां पे आपको थोड़ा सा समझाऊंगा उसको। यहाँ पे आपका हेलोअल्केन और हेलोअरीन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा बेटा उसको पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखो, फिर आप लोग थर्ड लेक्चर पर जंप करो। थोड़ा सा थर्ड लेक्चर बड़ा हो गया, लेंथी लेक्चर हो गया है, पर बच्चों कोई नहीं, आप लोग पूरा चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो ताकि आप बोर्ड में 100% स्कोर कर सको। और बच्चों जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। आज बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, ओके बच्चों।